नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अध्ययन गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शुक्ला आपके साथ हिंदी के साथ उपस्थित हूँ। मित्रों, हम सभी ने अभी तक हिंदी वर्णमाला को पढ़ा और अब उसी के प्रश्नोत्तरी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, अगर आपने हमारे पिछले 2 एपिसोड अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप देखें और उन्हीं पर आधारित इन प्रश्नों को हल करें। आप वे सभी परीक्षाएं जिनको आप अग्रिम दिनों में आप फेस करने वाले हैं, उनके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होने वाली है आपके लिए। अगर आप ये 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला है, जिसमें आप अगर समस्त प्रश्नों को हल करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि लगभग 4 से 5 प्रश्न आप जरूर अपने एग्जाम में पाएंगे। हम आज के सुविचार के साथ प्रारंभ करते हैं कि आप जो आज करते हैं वो आपका कल निर्धारित करता है। इसी सुविचार के साथ में आइए चलिए हम सभी प्रश्नोत्तरी को हल करते हैं। प्रथम प्रश्न है कि व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। मैंने आपको व्यंजन के वीडियो में बताया था कि जो व्यंजन मूलतः 4 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो मूलतः इसका उत्तर सही होगा द्वितीय 4। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताई थी कि जहाँ पर निहित हो कि द्विगुणित व्यंजन के साथ में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, जहाँ पर द्विगुणित या क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन की बात होती है, वहाँ पर 5 प्रकार के आपके व्यंजन हो जाते हैं। अगर वो निहित होगा तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, अर्थात 5 सही होगा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि चा व्यंजन का उच्चारण स्थान कैसा है। चा व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऑप्शन है आपके अघोष, सघोष या मघोष या खगोश। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है कि यह आपका अघोष वर्ण होगा। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग के प्रथम व द्वितीय या ऊष्म, तालव्य, मूर्धन्य और हा होते हैं। उसके आधार पर इसका प्रथम सही होगा, अघोष वर्ण होते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग को क्या कहते हैं। अगर इस प्रश्न का तो आपको मैं बता दूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही पूछा जाने वाला सवाल है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है। तो इसमें इसके ऑप्शन हैं समूह, व्यंजन गुच्छ, मिलन, संयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यंजन गुच्छ। या यहाँ पर आपको अगर मिले कि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से जो मिलते हैं उनको संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं। ये बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, लेकिन ये पूछा जाता है आपका, और इसके भी 2 ऑप्शन आपको कंफ्यूज करते हैं। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो पहला लिखा हुआ है 36, फिर लिखा हुआ है 33, फिर लिखा हुआ है 35, फिर लिखा हुआ है 34। मित्रों, इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि 33 होते हैं, कुल व्यंजन 33 होते हैं। लेकिन फिर वही प्रश्न आ जाता है कि अगर यहाँ पर द्विगुणित या उक्षिप्त व्यंजन को निहित करके अगर पूछता है तो वहाँ पर टोटल आपकी संख्या हो जाएगी 35। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। धा व्यंजन का उच्चारण कौन सा होता है? अघोष, सघोष, मघोष या खगोश। तो जैसा कि आपको पता है कि धा वर्ण आपका एक सघोष वर्ण है। ये आपका ता वर्ग का व्यंजन है। तो अगर देखें ता, था, दा, धा, ये चतुर्थ आपका वर्ण है। और आपको पता है कि जो आपके सघोष वर्ण होते हैं ये आपके प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण आपके होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सघोष वर्ण। हिंदी वर्ण, अगर अगला प्रश्न 6ठे प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन है आपके 41, 42, 43, 44। हिंदी वर्णमाला में आपको मूलतः 11 स्वर और 33 व्यंजनों के साथ टोटल 44 वर्ण आपके होते हैं। आगे चलते हैं अब प्रश्न नंबर 7 पर। बोलने में भाव के अनुसार स्वर के होने वाले उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह को क्या कहते हैं? बहुत ही पसंदीदा है बोर्ड का ये सवाल। ऑप्शंस हैं आपके अनुतान, संगम, महाप्राण,
बलाघात। आपको पता है कि अंतान जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 8 के साथ में। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है वे क्या कौन से स्वर कहलाते हैं? जिन स्वरों को बोलने में, जब हम मात्रिक स्वर के विषय में बात करते हैं तो वहां पर आपको पता है आपका आंसर हो जाता है हृस्व स्वर, जो कि एक मात्रिक होते हैं। बाकी ऑप्शंस की अगर तरफ बढ़े तो दीर्घ स्वर जो कि आपका द्विमात्रिक होता है, हृस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है। प्लुस स्वर जहाँ 3 मात्राओं का समय लगता है, सर्वाधिक समय लगता है, वे सभी जो है अधिक समय वाले हैं और इसमें हृस्व स्वर सबसे कम समय वाला है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा हृस्व स्वर। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओ कैसा स्वर है? ओ हृस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, लघु स्वर है या उच्च स्वर है? जैसा कि देख करके आपको लग रहा है कि ओ जो है आपका दीर्घ स्वर है। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन आपके परीक्षा के लिए बहुत ही विशेष सवाल, दोनों का सम्मिलित रूप आपका बनाया गया है, जो कि आपका क्लिष्ट भी प्रश्न मिलेंगे और साधारण प्रश्न का एक सुनियोजित क्रम के अनुसार बनाया गया है। जैसे नेक्स्ट आपका 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घा व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? कि कहाँ से उच्चारण होते हैं घा? तो इसके लिए ऑप्शन है अल्प प्राण, महाप्राण, प्रयाग या प्रस्थान। तो बहुत ही, तो यहाँ पर अगर देखें तो महाप्राण इसका सही आंसर होगा। आपको पता है जो अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण होता है तथा अंतस्थ व्यंजन आते हैं, और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ आपका वर्ग वर्ण और ऊष्म व्यंजन आते हैं। तो आपको पता है कि ये का और खा, गा, घा, तो ये चतुर्थ वर्ण है, का वर्ग का चतुर्थ वर्ण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाप्राण। अपने 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि या कैसा व्यंजन है? बहुत ही सरल प्रश्न है ये, या कैसा व्यंजन है? आपको पता होगा कि इसके जो ऑप्शन है स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त। तो अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं, या, रा, ला, वा। इसके आधार पर देखें तो इसका सही आंसर होगा अंतस्थ व्यंजन। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न होगा आपका कि स्पर्श वर्ण कितने हैं? स्पर्श वर्णों की संख्या। स्पर्श वर्णों को हम वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। ये इनकी संख्या जो है 25 होती है, या इनमें प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होने के कारण टोटल 25 वर्ण पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छा, का, था, फा कैसी ध्वनियाँ हैं? मैंने जब वीडियो बना रहा था व्यंजन का तो ऐसी ध्वनियाँ आई थी और आपको बताया था कि यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं कि आपको 2 वर्ण या 3 वर्ण एक साथ दे दिए गए और आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि ये कौन से वर्ण होते हैं। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, घोष, अघोष, प्रघोष या खघोष। तो इसका सही आंसर होगा अघोष। ये वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं। आइए जानते हैं अघोष वर्ण क्या होता है, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। अघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वरतंत्र में श्वास का कंपन नहीं होता है। ये प्रथम तथा प्रत्येक वर्ग के प्रथम या द्वितीय वर्ग के होते हैं। तो जैसे आपको होता है का हो गया और था हो गया या फा हो गया या छा हो गया, ये आपके जो है इस ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं जो कि अघोष वर्ण कहलाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, कहता है कि जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अब ऑप्शंस है व्यंजन समूह, व्यंजन गुच्छ, संयुक्त व्यंजन या वियुक्त व्यंजन। ऑप्शंस से ही आपको देख के लग जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा संयुक्त व्यंजन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो आपको परिभाषा याद होगी, यह परिभाषा है स्वर की। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर। वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से या जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं वे स्वर कहलाते हैं। आइए प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुक कर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें क्या कहते हैं या उन्हें कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो घर्षण के साथ निकलता है, वायु प्रवाह रुक कर निकलता है, या जिनका
जिनका उच्चारण हम स्वर के माध्यम से करते हैं वे वर्ण क्या कहलाते हैं? वे वर्ण सभी को पता है व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यंजन। आगे बढ़ते हैं कि छा कैसा व्यंजन है? बहुत ही संयुक्त व्यंजन है। इसमें जो ऑप्शंस हैं ये भी देख लेते हैं एक बार कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो इसका चतुर्थ ऑप्शन सही होगा संयुक्त व्यंजन। का और शा से मिलकर बना होता है छा। आगे बढ़ते हैं कि जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए। अगला प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं कि जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते हैं वे वर्ण कौन से होते हैं? हम जब स्वर की वीडियो पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर अयोगवाह के विषय में बताया था आपको कि आखिर अयोगवाह होते क्या हैं। तो वहाँ पे आपको डेफिनेशन बताई गई थी कि जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अयोगवाह। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं कि ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ऊष्म वर्णों की संख्या ऑप्शन है आपके 7, 5, 4, 3। तो ऊष्म वर्ण आपके 4 होते हैं, एक तालव्य षा, दंत षा, मूर्धन्य षा और हा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने प्रथम वीडियो में बात की थी कि ऑप्शन के आधार पर देख लेते हैं कि पहला 2 ऑप्शन में प्रथम 2, 3 और 4 और 5। तो आपके स्वर 4 प्रकार के होते हैं। एक आपका है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुस स्वर और संयुक्त स्वर। आगे बढ़ते हैं एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है वो क्या कहलाती है? स्वर 4 प्रकार। प्रश्न उत्तर नंबर 20 देखते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुस स्वर। अब प्रश्नोत्तर नंबर, तो इसका ऑप्शन सही होगा 3। अब प्रश्नोत्तर नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है वो क्या कहलाती है? अब अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है वो शब्द कहलाती है। इसका सही आंसर होगा शब्द। आगे बढ़ते हैं कि प्रश्नोत्तर नंबर 22 की बात करते हैं कि उच्चारण करते समय 2 शब्दों के बीच विराम देने को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं बलाघात, अनुतान, संगम, महाप्राण। तो दो उच्चारण करते समय 2 शब्दों के बीच को जो विराम देना है उसको संगम कहते हैं। तो इसका आंसर सही हो गया संगम। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है आपके वर्ण, अक्षर, शब्द, वाक्य। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा अक्षर। वह ध्वनि या वह ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है उन्हें अक्षर कहते हैं। प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। प्रश्न है आपका का कैसा व्यंजन है? तो का आपको पता है का ऑप्शन के अनुसार देखते हैं स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत। तो आपको पता है इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा स्पर्श व्यंजन। का एक स्पर्श व्यंजन है। प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऑप्शन है आपके वर्ण, अक्षर, शब्द, वाक्य। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्रश्नोत्तर नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं ई कैसा स्वर है? तो ई कैसा स्वर है? ऑप्शन है आपके ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, दीर्घ स्वर या उच्च स्वर। तो ई आपका दीर्घ स्वर के अंतर्गत आती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 वर्णों के उच्चारण में होने वाले यत्न को क्या कहते हैं? तो वर्ण ऑप्शन है आपके घोष, अघोष, प्रयत्न या सघोष। तो वर्णों के में उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं कि टा व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? तो प्रश्नोत्तर नंबर 28 टा व्यंजन का उच्चारण क्या है? प्रश्न ऑप्शन है आपके महाप्राण, प्रयाग, अल्प प्राण या प्रस्थान। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अल्प प्राण। प्रश्नोत्तर नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं कि उ कैसा स्वर है? ऑप्शन है आपके ह्रस्व, दीर्घ, लघु या उच्च। तो उ आपका जो है ह्रस्व स्वर हो जाता है।
उ और री ये आपके ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए ह्रस्व। प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। श कैसा व्यंजन है? तो ऑप्शन है आपके सामने स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म या संयुक्त। तो आपको पता है कि जो श है ये आपका तालव्य श कहलाता है और यह एक ऊष्म व्यंजन है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी अर्थात ऊष्म। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की। चा वर्ग का व्यंजन है। चा किस वर्ग का व्यंजन है? तो ऑप्शन है आपके भा, झा, घा या शा। तो चा वर्ग का व्यंजन आपका इसमें झा हो जाएगा अर्थात आपका बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। कुल में मात्रा है। कुल में कौन सी मात्रा है? तो कुल में कु में आपको पता है कि बड़े उ की मात्रा लगी हुई है अर्थात ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 में आते हैं कि बुलाना कितने अक्षरों वाला शब्द है? तो बुलाना में आप अगर स्वर तथा व्यंजनों को मिलाएंगे तो और इसका एक्सपेंड फॉर्म निकालेंगे तो आपका 3 अक्षरों वाला शब्द कहता है। अगर यहाँ पर इसका मात्राओं के साथ योग करते तो इसका जो उत्तर होता वो भिन्न होता। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ कि दा का उच्चारण स्थान क्या है? दा का उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो आइए ऑप्शन देखते हैं। तालु, कंठ, मूर्धा, दंत। दांत नहीं दंत होगा यहाँ पर। तो इसका जो है उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। जैसे आपको बताया कि ऋतु लसानाम दंता और ये ता वर्ग के स्थान पर आता है। तो ता, था, दा, धा इन वर्णों में जो है आपका दंत उच्चारण स्थान होता है। ड का उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो ऑप्शन है आपके प्रश्न नंबर 35 में तालु, कंठ, मूर्धा या दंत। तो ड का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा हो जाता है। आपका एक सूत्र बनता है ऋतु रसाणा मूर्धा। टा वर्ण के जितने आपके व्यंजन होते हैं उसका जो उच्चारण स्थान होता है वो डा होता है। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा ये आपके मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 36 में देखते हैं कि स्रा कैसा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है या नासिक व्यंजन है? तो आप सभी को पता है हमारे संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्रंग, ज्ञा और श्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी संयुक्त। प्रश्न नंबर 37 को बढ़ते हैं कि इसमें में से टा वर्ग का व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन है आपके घा, झा, ढ या धा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ढा। टा, ठा, डा, ढा ये आपके टा वर्ग के व्यंजन होते हैं। ता वर्ग का व्यंजन कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 38 की ओर देखते हैं कि ता वर्ग का व्यंजन है। तो ऑप्शन है आपके खा, छा, दा या। ता वर्ग का व्यंजन आपका आ जाएगा दा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी सही दा। प्रश्नोत्तर नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं कि दंत से उच्चारित होता है। दंत से उच्चारित होने वाला कौन सा वर्ण है? ऑप्शन है आपके घा, छा, ता या ड़ा। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ता। दंत से उच्चारित होने वाला आपका है ता। ता जो है आपका इसका सही आंसर होगा। प्रश्नोत्तर नंबर 40 देखते हैं। तालु से उच्चारित होता है। तालु से उच्चारित होने वाला आपका इचु यशा नाम तालु आपका चा वर्ग का जो आपका होगा वो इसका सही आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं कि चा, छा, जा, झा। तो जा आपका इसका सही आंसर होगा। जा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं कि फा का उच्चारण स्थान क्या होगा? इसका सूत्र होता है उपुय मध्यमानिया नाम ओष्ठा। तो पा जो है आपका पा वर्ग जो है कि पा वर्ग का जो वर्ण होते हैं उसका उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओष्ठ। पा, फा, बा, भा, मा ये आपके ओष्ठ से उच्चारण होने वाले वर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। खा का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है आपके तालु, कंठ, मूर्धा या दंत। तो खा के लिए अगर आप देखें तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा होता है। का वर्ग के जो वर्ण होते हैं वे आपके स्पर्श से कंठ से उच्चारित होते हैं। क्षमा चाहेंगे। प्रश्न नंबर 43 अगर देखते हैं कमल कितने अक्षरों वाला शब्द है? बहुत ही सरल प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।
तो प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, इया कैसा व्यंजन है। ऑप्शन है आपके अंतस्थ, संयुक्त, ऊष्म या नासिक। इया आपका एक पंचमाक्षर है। प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर को, पांचवें अक्षर को पंचमाक्षर कहा जाता है और वो आपका नासिका से उच्चारित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासिक। ढा किस वर्ग का व्यंजन है। प्रश्नोत्तर नंबर 45, का वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग या टा वर्ग। तो ढा आपका टा वर्ग का व्यंजन है, तो इसका चतुर्थ आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, जा किस वर्ग का व्यंजन है। जा आपका ऑप्शन है आपके का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग या ता वर्ग। का वर्ग 2 बार लिख गया है, वहां पर हम ता वर्ग लिख लेंगे। तो इसका हो जाएगा सही आंसर चा वर्ग, अर्थात सी आंसर आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं, ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है। आपको पता है तालव्य सा, दंती सा और मूर्धन्य सा और काकल, मतलब कि हा आपका ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इसमें आपका सी आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन सा है। आपको पता है संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और शा। तो इसमें आपका त्रा सही होगा, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही होगा। मित्रों प्रश्न नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं, मूर्धा से उच्चारित होता है। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, टा वर्ग के जो वर्ण होते हैं वो मूर्धा से उच्चारित होते हैं। तो टा, ठा, डा, ढा, डा। तो ठा आपका चतुर्थ ऑप्शन सही होगा। ठा जो है मूर्धा से उच्चारित होता है। 50वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भा किस वर्ग का व्यंजन है। का वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग। तो भा आपका पा वर्ग का व्यंजन है। इसी के साथ हमारी जो प्रश्नोत्तरी है वो समाप्त होती है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम अगली प्रश्नोत्तरी के साथ में और अगली वीडियो उच्चारण स्थान के साथ में आपके समक्ष जल्द ही हाजिर होंगे। आप सभी लोग अपना प्यार सानिध्य बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।